हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद कुंदन। आज हम लोग 10th क्लास का इकोनॉमिक्स का इकाई 2 यानी कि लेसन 2 देखेंगे, जो है राज्य एवं राष्ट्र की आय। हम लोग इससे पहले लेसन 1 देखे थे। आज हम लोग देखेंगे राज्य एवं राष्ट्र की आय। यह बहुत ही छोटा और सरल चैप्टर है और इसके अलावा इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है जो कि आपके और हमारे जीवन से भी जुड़ा हुआ है। तो मैं आप लोगों को इस चैप्टर में सबसे पहले तो आप लोगों को यह बताऊं कि आय क्या होता है। आय के लिए बहुत सारे लोगों के बीच में बहुत सारी मतलब की परिभाषाएं उठ रही होगी, लेकिन आय जो है किसे कहेंगे, तो यह जो है जब हम किसी शारीरिक या मानसिक रूप से कोई कार्य को संपादित करते हैं, जब हम किसी कार्य को शारीरिक या मानसिक रूप से संपादित करते हैं तो उसके बदले हमें जो पारिश्रमिक मिलता है उसी को हम आय कहेंगे। यह तो आपका परिभाषा हो गया। अब आपको समझने के लिए हम बता दें कि जैसे क्या है कि हम यहाँ पे मानसिक रूप से कुछ कार्य कर रहे हैं। यदि एक कार्य कोई टीचर है पढ़ा रहा है, कोई डॉक्टर है जो कि इलाज कर रहा है, यानी कि जो भी काम वह कर रहा है उसके बदले उसको क्या मिलेगा, कुछ पारिश्रमिक मिलेगा। पारिश्रमिक के रूप में उसको पैसा मिले या कोई वस्तु मिले, वे सभी उसका आय कहलाएगा। शारीरिक रूप से आप लोग जान ही रहे हैं, मजदूर लोग या जो भी शरीर के बल पे काम करते हैं उनको भी उसके बदले में क्या मिलता है, कुछ पैसा मिलता है या वस्तु मिले, वे सभी आय कहलाएंगे। आय हम यह नहीं कह सकते हैं कि हम यहाँ से जा रहे थे और रास्ता में जा रहे हैं और जाने के दरमियान हमको 1 गुना रुपया मिल गया। 1 गुना रुपया जो मिल गया वह मेरा आय नहीं है। आप उसको क्या कहते हैं कि यह मेरा मतलब कि 1 गुना रुपया मिल गया, यह मेरा जतरा अच्छा था, यह मेरा हो गया। उसको आय आप नहीं कह सकते। इकोनॉमिक्स के दृष्टि में वह आय नहीं है। आपको उस कंडीशन में क्या होगा, पुलिस प्रशासन, आपकी गवर्नमेंट जान जाएगी तो आपसे वह ले लेगा, पैसा भी लेगा, बदले में आपको जेल भी कर सकता है, क्योंकि वह आपका आय नहीं है। आपको तो संयोगवश आपको मिला वह सरकार की संपत्ति है, पूरी मतलब कि जनमानस का संपत्ति है, वह किसी व्यक्ति का नहीं है। अब इसका और उदाहरण आप कह दीजिए कि आपका खेत है, आप जोत रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं, अब उससे आपको मान लीजिए कि सोना का गगरा मिल जाए या कोई अमूल्य वस्तु मिल जाए, तो उस पर आपका अधिकार नहीं है। आपका अधिकार केवल आपके आय पर होता है, वह आपका आय नहीं है, इसलिए उस पर आपका अधिकार नहीं है। यानी कि जब तक आप शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से कोई काम के बदले आपको कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता है, वह आपका आय कतई नहीं कहलाएगा, तो वो सब आय नहीं है। तो अब आप क्या कीजिएगा, इसमें आय के बाद फिर देखेंगे राष्ट्र का आय। जैसे इस चैप्टर का ही हेडिंग है राज्य एवं राष्ट्र का आय, तो देखेंगे कि राज्य का आय, फिर देखेंगे राष्ट्र का आय, तो अभी फिर प्रति व्यक्ति आय, किस प्रकार से आय है, किस प्रकार से क्या है, उन सभी चीज़ों को डिटेल से समझेंगे और साथ में लिखेंगे भी। तो सबसे पहले आप लोग लिखिए कि आय से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन आपका हो गया कि आय से आप क्या समझते हैं। आय से आप क्या समझते हैं। अब आप लिखना शुरू कीजिए। किसी प्रकार के शारीरिक या मानसिक कार्य के बदले किसी व्यक्ति को जो पारिश्रमिक मिलता है आय कहलाता है। फिर से हम इसको एक बार रिवाइज कर देना चाहते हैं। किसी प्रकार के शारीरिक या मानसिक कार्य के बदले किसी व्यक्ति को जो पारिश्रमिक मिलता है आय कहलाता है। ये आपका था आय। आय क्लियर हुआ। अब इसी प्रकार से देखेंगे राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय, पूरा राष्ट्र का आय क्या है,
देश का हमारा आय क्या है उसको देखेंगे। तो यह जो होता है राष्ट्रीय आय का परिभाषा कहा जाए तो राष्ट्र के अंदर भर में, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि एक वर्ष के अंदर में राष्ट्र के द्वारा राष्ट्र भर में जितना भी धन अर्जित किया जाए वे सभी क्या कहलाएंगे, राष्ट्रीय आय कहलाएंगे। तो आप इसको लिख लीजिए, राष्ट्रीय आय का लिख करके डैश दीजिए राष्ट्रीय आय। इसका परिभाषा इस प्रकार से होगा, लिखना स्टार्ट कीजिए। किसी भी राष्ट्र द्वारा वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा राष्ट्रीय आय कहलाता है। फिर से एक बार इसको हम बोल देना चाहेंगे कि किसी भी राष्ट्र द्वारा वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय आय कहलाता है। अब देखिए, ये आपका आय आप लोग समझे, ये राष्ट्र की बात है तो राष्ट्रीय आय समझे। इसी प्रकार से आप क्या समझिएगा, राज्य का आय। तो राज्य का आय आप खुद परिभाषा इसका लिख सकते हैं कि राज्य एक वर्ष के अंदर राज्य भर में राज्य के द्वारा जितने भी आय अर्जित की जाए वह क्या कहलाएगा, तो राज्य आय कहलाएगा या राजकीय आय। राजकीय आय का कोई मतलब कि परिभाषा इंपॉर्टेंट नहीं है, वह राष्ट्रीय आय से ही काम चल जाता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय क्या है, तो प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है कि पूरे भारत भर में जो हुआ, भारत की आमदनी हुई, उसको तो हम लोग राष्ट्रीय आय कहें कि पूरा राष्ट्र का आय इतना है। लेकिन प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलता है, तो उसके लिए एकदम सिंपल फॉर्मूला है कि हम प्रति व्यक्ति आय के लिए क्या करते हैं कि राष्ट्र की आय में कुल जनसंख्या से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तब आप लोग क्या निकाल पाइएगा, प्रति व्यक्ति आय। और प्रति व्यक्ति आय हम समझाने के लिए यह भी कह सकते हैं कि जिस देश का प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है वह देश सुखी एवं संपन्न समृद्ध होता है, विकसित देश होता है। भारत में राष्ट्र की आय ठीक है, भारत में क्या है, राष्ट्र की आय की कंडीशन देखा जाए तो ठीक है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय यहाँ पे बहुत दयनीय स्थिति में है, जिस कारण से भारत विकास या विकसित देशों के श्रेणी में नहीं है। जैसे यहाँ पे क्या है कंडीशन कि आप लोग देख पाते हैं कि एक घर में एक घर है और इस घर में क्या है कि मान सपोज दैट 8 सदस्य हैं, एक घर है और उसमें 8 सदस्य हैं और उस घर का आमदनी बहुत अच्छा है। उस घर के जो व्यक्ति कमाने वाले हैं वे महीने का 1 लाख रुपया सपोज कमाते हैं। कितना कमाते हैं, 1 लाख रुपया। तो हम कह सकते हैं कि इस देश का इस घर का क्या है, आय सही है। इस घर का आय क्या है, सही कंडीशन में है। घर का आय तो सही है, लेकिन क्या है कि अब इसका प्रति व्यक्ति आय देखा जाए तो इस घर में ऑलरेडी पहले से कितने सदस्य हैं, 8। एक व्यक्ति कमाए वाले हैं, बाकी 7 को केवल और केवल खा पी के अचाने वाले हैं। तो यहाँ पे इस घर का आय सही होते हुए भी जब इसका कुल जनसंख्या से इस घर में कुल व्यक्तियों के सदस्यों से भाग देंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जा रहा है, लगभग यह आपका 12,500 पर पहुंच जा रहा है। इसका मतलब कि इस घर का क्या है, प्रति व्यक्ति आय का कंडीशन खराब है, इसलिए यह घर क्या है, विकसित नहीं है। अब यही हाल हमारे देश की है, जस्ट हूबहू। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि करोड़पति, अरबपति, बहुत पैसा कमाते हैं, जिसके कारण राष्ट्र की आय की कंडीशन तो सही है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति हैं जो कि किसी तरह से दिन काट के दिन कटुआ के श्रेणी में अपने आप को शामिल कर चुके हैं।
क्या करते हैं वे लोग कि किसी भी तरह पुल पर, मंदिर पर, चबूतरा पर, चौक चौराहे पर बैठ के ताश खेलेंगे, गपशप करेंगे और किसी तरह से अपना मतलब कि व्यर्थ का टाइम पास करेंगे। और जिस समय प्रति व्यक्ति आय निकलेगा उस समय वो लोग अपने आप को भाग दौड़ में खाली शामिल कर लेंगे कि प्रति व्यक्ति आय निकलेगा तो हाँ भाई हम लोग पास वोटर कार्ड है, हमारे पास भी आधार कार्ड है, हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम भी इस देश के व्यक्ति हैं, तो राष्ट्र की आय इतना, तो प्रति व्यक्ति आय निकलेगा। तो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए क्या किया जाए, हमरो नीचे लटका के भागा दिया जाए, जिसके कारण क्या होता है कि प्रति व्यक्ति आय का कंडीशन खराब हो जाता है, जिससे कि भारत विकास नहीं कर पा रहा है। तब हम ऐसा समझ रहे हैं कि अब आप लोगों को यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। अब आप लिखिएगा प्रति व्यक्ति आय लिख करके डैश, प्रति व्यक्ति आय लिख करके डैश दीजिएगा। प्रति व्यक्ति आय लिखिए, राष्ट्र की आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। फिर से एक बार परिभाषा देखेंगे, राष्ट्र की आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्र की आय बटा कुल जनसंख्या, राष्ट्र की आय बटा कुल जनसंख्या। इस प्रकार से क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय निकलेगा। इसे भी आप क्या करेंगे, नीचे घेर घार के घेरौंदा में लिख लीजिएगा। इसे भी क्या करेंगे, हम लोग लिख लेंगे प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्र की आय बटा कुल जनसंख्या। अब जिस प्रकार से राष्ट्र की आय निकला उसी प्रकार से राज्य की आय निकलेगा। अब राज्य की आय निकलेगा तो राज्य का प्रति व्यक्ति आय भी निकलेगा। तब राज्य का प्रति व्यक्ति आय निकलेगा तब हमको यह पता चलेगा कि किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय का कंडीशन सही है और किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय का कंडीशन खराब है। जिस राज्य का प्रति व्यक्ति आय का कंडीशन सही रहेगा उस राज्य क्या होगा, विकसित होगा, और जिस राज्य का प्रति व्यक्ति आय का कंडीशन दयनीय रहेगा उस राज्य का क्या होगा, कंडीशन खराब रहेगा, वह राज्य गरीब कहलाएगा। इसी प्रकार से होता है। तब नीचे स्टार में या नोट में लिख लीजिएगा, भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य गोवा है। भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य गोवा है। आप लोग लिख पाए होंगे। हमारा राज्य बिहार का बात किया जाए तो यहाँ प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से बिहार बहुत पीछे है। बिहार प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से पीछे होने के कारण यह गरीब राज्य में से है। आप लोगों को पहले भी हम बता चुके हैं कि बिहार बीमारू राज्य में शामिल है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जिस प्रकार से किस तरीका से राष्ट्र की आय निकलता है, कैसे निकाल पाते हैं लोग राष्ट्र की आय, देश की किस प्रकार से आमदनी निकलती है और किस प्रकार से देश की जनसंख्या गिनी जाती है, कहां से किसने देश की जनसंख्या गिनना शुरुआत किया, किसने सर्वप्रथम राष्ट्र की आय बताया, किसने सर्वप्रथम राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय बताया। अब इन सभी चीजों को हम लोग देखेंगे और समझेंगे। तो भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले कोई व्यक्ति थे तो वे थे दादा भाई नौरोजी। उन्होंने कब किया, तो 1868 ईस्वी में किया। अब इसी को देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किसने की। तो अगला हम लोगों का क्वेश्चन होगा, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किसने की। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना
किसने की? तो भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी। नाम है दादा भाई नौरोजी। दादा भी हैं, भाइयों हैं और नौरोजियों हैं। अब जैसे भी आप इनका नाम याद रखिए। और इन्होंने कब किया था? तो सन 1868 ईस्वी में सर्वप्रथम इन्होंने प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी। तब प्रति व्यक्ति आय की गणना की होगी तो उसके लिए इन्होंने क्या किया होगा कि राष्ट्र की जनसंख्या की भी गणना की होगी और राष्ट्र की आय भी। उस समय हमारा देश क्या था? पूर्णतः अंग्रेजों के अधीन था, अंग्रेजों का गुलाम था। जब इन्होंने 1868 ईस्वी में इनका एक पुस्तक है, जिस पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी पुस्तक में इन्होंने भारत की प्रति व्यक्ति आय के बारे में जिक्र किया था, जिसमें इन्होंने बताया उस समय भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी। फिर इसके बाद हमारा देश आजाद हुआ, तब फिर प्रोफेसर महान लोविस ने भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना की। फिर प्रोफेसर महान लोविस के बाद 1954 ईस्वी में जिसको कहा जाता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO की स्थापना 1954 में किया गया, जिसका हिंदी होता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जो कि फिर यह लगातार प्रति व्यक्ति आय की गणना करने लगा। तो सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय की गणना करने वाले व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी, जो कि अंग्रेजों के शासनकाल में था। इन्होंने प्रति व्यक्ति आय को प्रकाशित किस बुक में किया था? तो पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके बाद प्रति व्यक्ति आय के बारे में बताने वाले कौन थे व्यक्ति? तो आजादी के बाद, जब देश आजाद हुआ तब प्रोफेसर महान लोविस ने बताया। फिर इसके बाद 1954 ईस्वी में क्या हुआ? CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन क्या हुआ? स्थापना हुई। और फिर उसके बाद केंद्रीय सांख्यिकी संगठन लगातार प्रत्येक वर्ष प्रति व्यक्ति आय बताया करती है। तो अब आप लोग इसको लिखने का काम कीजिएगा। क्वेश्चन लिख लीजिए, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किसने की? क्वेश्चन आप लिख दीजिए, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किसने की? तो नीचे लिखिएगा, भारत में सबसे पहले 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए
20 रुपए बताया। अब पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा। कई बार यह प्रश्न पूछता है कि भारत में प्रथम बार प्रति व्यक्ति आय की गणना करने वाले व्यक्ति कौन थे। आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ से कई तैयार होता है, आप लोग खुद से उसको लिखिएगा। भारत में प्रथम प्रति व्यक्ति आय की गणना करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी। और कितना रुपए था, तो 20 रुपए था। किस पुस्तक में था, तो पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश इन इंडिया। और कब किया, तो 1868 में। यहां से आप लोगों को लग रहा होगा ऑब्जेक्टिव कितना, 5-6 क्वेश्चन आपका ऐसे ही तैयार हुआ। अब इसी को पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, लिखिए आजादी के बाद, पैराग्राफ चेंज करके 1949 1949 1949 में प्रोफेसर महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। फिर नीचे डबल एरो में लिखिए, इंपॉर्टेंट लाइन है। सन 1954 ईस्वी में CSO पोस्ट में लिख लीजिएगा, सेंट्रल CENTRAL सेंट्रल स्टैटिस्टिकल STATISTICAL सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इसका हिंदी किया जाए तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन होता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की गई, जो प्रत्येक वर्ष प्रति व्यक्ति आय की गणना करती है। अब हम लोग देखेंगे जीडीपी। GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। GROSSDOMESTIC प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी क्या है, तो जैसे आप लोगों को यदि जीडीपी को समझाया जाए तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि एक साल के अंदर देश में जितने भी उत्पादन हो रहे हैं, देश के सीमा के अंदर में जितने भी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है और उनसे जो भी लाभ हो रहा है देश को, वो सभी जीडीपी के अंतर्गत कहलाएगा, जीडीपी कहलाएगा। जैसे आप लोग देखे होंगे कि प्रत्येक वर्ष बताया जाता है कि भारत का भी जीडीपी इतना के दर से है, 6%, 7%, 5%, 3%, इस तरह से वो घटते बढ़ते रहता है।
न्यूज वगैरह में आप लोग सुनते होंगे। तो यानी कि जीडीपी का मतलब है कि देश के सीमा के अंदर जितने भी वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है, जैसे कार बनाया जाए, छड़ बनाया जाए, सीमेंट बनाया जाए, ज्वेलरी बनाया जाए, या फिर जितने भी प्रकार के श्रृंगार प्रोडक्ट बनाया जाए, कुछ भी कपड़ा लता जो भी देश के अंदर में उत्पादन हो रहा है, वे सभी क्या कहा जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद। घर की चीज है, आप इसका नाम से पकड़िए, घरेलू माने कि घर के अंदर, घर का मतलब यहाँ पे पूरा देश हमारा घर है, घर के अंदर में जो भी उत्पादन हो रहा है वे क्या कहलाएगा, तो सकल घरेलू उत्पाद कहलाएगा। इसका नाम में ही इसका परिभाषा और अर्थ छिपा हुआ है। क्या है, तो डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब ही होता है घरेलू। घरेलू होता है ना, जैसे घरेलू जानवर डोमेस्टिक एनिमल होता है, उसी प्रकार से घरेलू प्रोडक्ट, घर के अंदर का प्रोडक्ट, यही जीडीपी। और जीडीपी यानी कि उत्पादन कितना बढ़ रहा है। जिस देश का जीडीपी जितना बढ़ता है, हम लोग कहते हैं कि उस देश का विकास दर अच्छा है। अरे घर का उत्पादन जितना बढ़ेगा और उसमें कृषि भी जोड़ लिया जाए, मान लीजिए कि इस साल आपके घर में 10 क्विंटल धान का उत्पादन हुआ, इसका मतलब कि आपका घर का विकास दर अच्छा है, यानी कि 10 क्विंटल हुआ। अगला साल क्या हो जाए, 12, यानी कि आपको यहाँ पर क्या हुआ, बढ़ रहा है ना, तो कह रहे हैं कि जीडीपी बढ़ रहा है। अब क्या हो जाए कि ना सुखाड़, अब आपका एकदम 1 क्विंटल पर आफत हो गया, जीडीपी गिर गया आपका घर का। यदि आप किसान है, आप खेती से रिलेटेड हैं, तो पूरा देश में क्या है, कृषि को देखा जाता है, बड़े बड़े जो कल कारखाने उद्योग से संबंधित है उनको देखा जाता है, छोटे छोटे कुटीर उद्योग को देखा जाता है, सभी का उत्पादन, सेवा, सभी को मिलाया जाता है और उसके बाद देखा जाता है उस देश का जीडीपी क्या है। और इस प्रकार से जीडीपी का दर निकलता है। अभी के डेट में ये जो लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन के कारण भारत का या फिर जिस जिस देश में लॉकडाउन का स्थिति बना हुआ है, वहां का जीडीपी का दर क्या होगा, घटेगा, क्योंकि वहां का उत्पादन, वहां किसी भी चीज का वस्तु का उत्पादन हो ही नहीं रहा है, क्योंकि क्या है, मिल वगैरह जो भी कल कारखाने हैं सभी बंद हैं। यहाँ तक कि जीडीपी में शिक्षक, डॉक्टर, सेवा क्षेत्र में जितने भी लोग कर्मचारी आते हैं वे सभी शामिल हैं। उन सभी क्या है, उन सभी का मतलब कि लॉकडाउन में क्या है, बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, बैठे हुए हैं। इससे क्या होगा कि जीडीपी देश का प्रभावित होगा, गिरेगा, खराब होगा। तो अब आप लोग लिखिएगा जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद लिख करके डैश। मुझे ऐसा है कि आप लोग समझ गए होंगे। हाँ, एक बात और, जीडीपी में प्यार, मोहब्बत, शादी, इनकार, इकरार से कोई मतलब नहीं है कि हमारे देश में क्या हुआ, कितना लोगों का शादी हुआ तो उससे जीडीपी का कोई फर्क नहीं। शादी वाला नहीं, कितना जोड़ा शादी हुआ, इतना जोड़ा नहीं हुआ, अभी सब घर लगन ढेर ऐसी रह गया, तो उन लोगों को जीडीपी में कोई फर्क नहीं। हाँ, उससे क्या होता, अब गाड़ी उत्पादन बढ़ता तब होता। यहाँ पे केवल वस्तुओं को देखा जाता है, अब्स्ट्रैक्ट चीज को नहीं देखा जाता, भावात्मक चीज को नहीं देखा जाता जीडीपी में। बाकी भावात्मक चीज को छोड़ दिया जाए तो देश की सारी वस्तुओं को ऐड की जाती है, लगभग भावनात्मक चीज को छोड़कर। समझ रहे होंगे। और एक बात मैं यहां बता दूं कि सबसे पहले जीडीपी जैसी गणना करने का ख्याल अमेरिका में आया था, वो भी 1937 में, और साइमन महोदय ने इसको कांग्रेस में, अमेरिका के जो संसद भवन है उसको कांग्रेस कहा जाता है, पार्लियामेंट को, उसमें इन्होंने इसका जिक्र किया था जीडीपी। फिर भारत आजाद हुआ तो भारत भी जीडीपी को लाया, क्योंकि उससे पता चलता है कि हमारे देश का विकास दर क्या है, किस प्रकार से विकास कर रहा है। इसीलिए अब लिखना स्टार्ट कीजिए। किसी भी देश में दिए गए वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है
उत्पादित की जाती है सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। फिर से समझ लिख लीजिए, एक बार बोल देते हैं फिर से। किसी भी देश में दिए गए वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। कई बार इसका परीक्षा में शॉर्ट फॉर्म में पूछता है, शॉर्ट फॉर्म नहीं पूछता, बहुत बदमाशी करता है। आपको क्या कह देगा कि जीडीपी में डी का मतलब क्या है? ऑप्शन 4 वैरायटी के दे देगा, चुनने के लिए रहेगा आपको। तो क्या है? तो डोमेस्टिक। जी का मतलब क्या है? तो ग्रॉस। आपका कभी जीडीपी ऐसे ना करके ऐसे लिख देगा जी डी पी, तो हड़कना भड़कना या किसी भी प्रकार से लड़खड़ाना नहीं है, सबको आप लोगों को निचोड़ समझ लेना है। जीडीपी क्या है? तो देश भर में उत्पादन। जी का मतलब ग्रॉस, डी का मतलब डोमेस्टिक, पी का मतलब प्रोडक्ट, हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद। यानी पूरे देश की सीमा के अंदर में जो भी उत्पादन हो रहा है वो सभी सकल घरेलू उत्पाद कहलाएगा। क्या? तो भावनात्मक चीजों को छोड़कर, ये तो समझाने के लिए हमने बोल दिया। अब इसी प्रकार से अब आप लोग लिखिए राष्ट्रीय सकल उत्पाद, जीएनपी। जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जीएनपी का क्या हो जाएगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद लिख करके क्या करेंगे? डैश देंगे। तो जीएनपी हम लोग समझेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद। देख लिए हम लोग कि जीडीपी में क्या हो रहा था? देश के सीमा के अंदर में जो कुछ भी उत्पादन हो, उसी प्रकार से इसका भी है मैटर कि चालू वित्तीय वर्ष में, अब चालू वित्तीय वर्ष आप लोग समझिएगा, चालू वित्तीय वर्ष क्या है? चालू वित्तीय वर्ष, तो चालू वित्तीय वर्ष का मतलब कि 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये हमारा इंडिया का वित्तीय वर्ष है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का जो वित्तीय डाटा जो खींचा जाता है एक साल का, कि एक साल में कितना उत्पादन हुआ, क्या नफा हुआ, क्या नुकसान हुआ, उसका वर्ष का महीना है आपका 1 अप्रैल से कहाँ? 31 मार्च। कई बार परीक्षा में पूछता है कि वित्तीय वर्ष, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। परीक्षा में क्या करता है? कभी घुमा के लपेट देता है 31 मार्च से 1 अप्रैल तक, कितना एक ही दिन होगा? नहीं ना। ये सब कई प्रकार से ऑप्शन में आपको क्या करेगा? डिंगबिड़िया आएंगे एकदम, किसी भी प्रकार से आपको कंफ्यूज आएगा, तो वहां पर कंफ्यूज नहीं होना। 1 अप्रैल से 31 मार्च, समझ रहे हैं? ये आपका वित्तीय वर्ष। तो क्या है? यही है चालू वित्तीय वर्ष। तो चालू वित्तीय वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के अंदर में क्या देखा जाएगा कि देश के अंदर एवं देश के बाहर, देश के अंदर एवं देश के बाहर जितने भी उत्पादन एवं सेवा क्षेत्र हैं, उन सभी का मौद्रिक यानी कि रुपया में वैल्यू, मौद्रिक मूल्य क्या कहलाएगा? जीएनपी कहलाएगा। अब क्या है कि यहाँ पे हम लोग देख रहे थे जीडीपी में कि केवल घर के अंदर जितना भी उत्पादन हो वे सभी क्या कहलाएंगे? जीडीपी। अब यहाँ पे क्या है जीएनपी में कि घर के अंदर एवं घर के बाहर दोनों को यहाँ पे क्या कर दिया जा रहा है? शामिल। अब इसको समझाने के लिए क्या है कि आप लोग देखे होंगे जीडीपी का मतलब क्या है कि आपके घर में कितने सदस्य हैं, तो आपके घर में सपोज कितना 8 सदस्य माने थे ना। अब की 8 सदस्य में से क्या होता है कि 2 सदस्य जो है यहीं पे आपके भारत में ही रह करके आपके घर में किसी भी प्रकार का उत्पादन कर रहे हैं, रुपया पैसा जो भी सेवा क्षेत्र से हो या व्यापार क्षेत्र से हो आपका
योगदान दे रहे हैं। लेकिन क्या है कि इनमें से 2 व्यक्ति क्या हैं, 8 सदस्यों में से, जो कि अमेरिका में गए हुए हैं और वहां पे पैसा कमा रहे हैं। तो जीडीपी कहता है कि जो अमेरिका में कमा रहा है उसको मत जोड़िए, वो विदेश गल है, विदेश का मैटर अलग, इसको जोड़िए जो घर में है। ये जीडीपी कहता है। जीएनपी कहता है कि नहीं नहीं नहीं, आखिर वह तो अपने घर वाला ना कमाने के लिए गया है, उसको भी जोड़िए, ये कहता है जीएनपी। अब मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। नहीं समझे तो फिर से समझाते हैं। जीडीपी में मान लीजिए कि गांव है, गांव में कोई घर है और इस घर का मतलब कि व्यक्ति जो है 10 बीघा में खेती करते हैं। कितना में? तो 10 बीघा में। गांव के आओ सब लोग है, सब बतियाता है कि देखिए ना फलाना ही 10 बीघा में खेती होता है। क्या है, इसके अलावा इस घर के व्यक्ति कोई फ्रांस गए है, फ्रांसों में रुपया पैसा बहुत कमाता है, फिर भी लोग उसको नहीं जोड़ रहा है कि विदेशवा के कुछ जोड़ता हूँ तो फ्रांस में नहीं छोड़ू ना। तो हो गया जीडीपी। केवल अपन घर वाला व्यक्ति गांव के खेत को देख करके, किसान से उसकी आमदनी को देख करके केवल बात कर रहा है। जो विदेश में उसका व्यक्ति रह रहा है, कमा रहा है, उसको छोड़ दे रहा है, तो जीडीपी। यही में से कहा कि हाँ कोई व्यक्ति कह रहा है कि ना 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 ओकरो जोड़ू, तो जोड़िएगा तो जीएनपी। अब मुझे यह लग रहा है कि आप लोग जीएनपी समझ गए होंगे। मौद्रिक मूल्य मतलब कि मुद्रा में उसका वैल्यू। चलिए लिखिएगा, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद लिख करके डैश लिखिएगा। किसी भी देश में चालू वित्तीय वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं, चालू वित्तीय वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों का योग, मौद्रिक मूल्यों का योग, जिसमें विदेशों में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को भी जोड़ दिया जाता है, तो वह सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। फिर से एक बार बोल देते हैं, किसी देश में चालू वित्तीय वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों का योग, जिसमें विदेशों में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को जोड़ दिया जाता है, तो वह सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एनएनपी। नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। क्या? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब क्या है कि कुल राष्ट्रीय उत्पाद में से केवल उत्पादन होता है, खर्च भी तो होता है ना। कुल राष्ट्रीय उत्पाद में से खर्च को घटा दिया जाए। क्या किया जाए? खर्च को घटाने पर जो बचेगा वही आपका क्या कहलाएगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी कहलाता है। अब इसको क्या है, हम समझाने के लिए समझाते हैं इस प्रकार कि जैसे हमने क्या किया कि सपोज हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने से हमको क्या हुआ कि पर मंथ हमको 5,000 रुपया का इनकम हो रहा है लड़कों के द्वारा। कितना मिल रहा है? 5,000 रुपया का इनकम हो रहा है लड़कन के द्वारा पर मंथ। ये मेरा क्या है?
जीडीपी। क्या हुआ? जीडीपी। इसके अलावा क्या हुआ कि हमको अब कोई व्यक्ति के द्वारा पारितोषिक दिया गया, माने कि हमको प्राइज दिया गया कि नहीं तुम पढ़ा रहे हो तो तुमको क्या दिया जाए, प्राइज भी दिया जाए, जो कि हट के है हमारे क्षेत्र से, वह बिल्कुल हटा हुआ व्यक्ति है, वो भी हमको क्या करता है 1000 रुपया प्राइज के रूप में या किसी रूप में दे दिया। तो इस प्रकार मेरा कुल इनकम कितना हो जाता है? 6000। ऐसे देने वाला तो आज के जमाना में कोई है नहीं, लेकिन हम एक बात कर रहे हैं समझाने के लिए कि 6000 हो गया। यह मेरा क्या है? इनकम है। इसी को हम क्या कहेंगे? जीएनपी 6000। और जीडीपी कितना? 5000। अब क्या है? हमारा खर्च है 2000 रुपया। समझिए कि 1000 रुपया मेरा क्या है? तो रूम रेंट, और मानिए कि 500 रुपया क्या है? और खर्च है। इस प्रकार से और वगैरह वगैरह बहुत सारे खर्च हैं, जो कि कुल टोटल 2000 रुपया खर्चो है पर मंथ। तो यहाँ पे अब खर्च में से भी तो घटाएंगे, तो खर्च जब घटाएंगे 2000 तब मेरा कितना बचेगा? 4000। यही क्या होगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट, एकदम बचत। खर्चा तो घटाने के बाद जो बचा आपके पास, वही आपका क्या कहलाएगा? एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट कहलाएगा। अब आप इसको क्या कीजिएगा? लिखने का कोशिश कीजिए। एनएनपी, कुल राष्ट्रीय उत्पाद लिखिएगा। कुल राष्ट्रीय उत्पाद में से, सॉरी शुद्ध है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। कुल राष्ट्रीय उत्पाद में से खर्च को घटाने पर जो शेष बचता है वह शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। ठीक है। अब आपका एक क्वेश्चन आगे हम देखते हैं। आपका है कि राष्ट्रीय आय, क्या राष्ट्रीय आय के गणना में होने वाली कठिनाइयाँ। राष्ट्रीय आय की गणना जब की जाएगी तो उसमें जरूर क्या होगा? कुछ न कुछ तो कठिनाई होगा ना, उसको हम लोग देखेंगे। राष्ट्रीय आय की गणना, क्या कठिनाइयाँ हैं? तो देखिए यहाँ पे कठिनाई होने का क्या काम है? तो कई कारण। सबसे पहले तो राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो सीएसओ, हमने बताया ना, सीएसओ अब प्रत्येक वर्ष करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। यह आपका प्रत्येक वर्ष 1954 से इसका प्रारंभ हो गया है, आपको पता होना चाहिए। इसको गणना करने में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्या है? तो कि कई जगह एक समान लगातार बाजार मूल्य का परिवर्तन होना। कोई वस्तु का बाजार में आज कीमत इतना है, कल कोई और कीमत हो जाएगा, परसों कुछ और हो जाएगा, यानी कि लगातार बाजार मूल्य में क्या होना? परिवर्तित होना। इसके अलावा क्या है कि पूरे देश में उत्पादन भी अलग अलग ढंग से होता है। यह देश छोटा नहीं ना, कई जगह अलग अलग उत्पादन और उत्पादन का अलग अलग मूल्य। अब जैसे क्या है कि बिहार में कृषि का उत्पादन हो रहा है, तो यहाँ कृषि से जो भी उत्पादित फसल हो रहा है इसका मूल्य अलग। इसके अलावा पंजाब में जो भी कृषि से उत्पादन हो रहा है वहाँ अलग। यानी कि इस प्रकार से देखना है कि उत्पादन में भी भिन्नता होने के कारण कई प्रकार से उसको क्या हो रहा है कि कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है। तब इसमें हम लोग लिखेंगे राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयां, नीचे लिखिएगा। किसी भी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति जानने के लिए राष्ट्रीय आय की जानकारी प्राप्त करना अनिवार्य होता है।
जिसके लिए भारत में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कार्यरत है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कार्यरत है। जिसे विभिन्न प्रकार के कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और सुन लीजिए, इससे भी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना आप लोगों को लिखने में करना पड़ता होगा, हमें पूरा उम्मीद है। क्योंकि एक तो कि यहाँ पे मेरा जो बोलने का थोड़ा स्पीड जो है बढ़ा हुआ है, क्योंकि अगर स्लो बोलेंगे वीडियो लंबा हो जाएगा, तो जिसके कारण आप लोगों को एक कठिनाई तो ये होगा। दूसरा, अगल बगल से कभी गाड़ी का आवाज़, कभी किसी का लड़ने का आवाज़, कभी किसी का बात करने का आवाज़, लेकिन फिर भी आप लोग इसको कंप्लीट कर पा रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है? कठिनाइयां निम्नलिखित हैं। पहला लिखिए, पहला में पूरे देश में उत्पादन में भिन्नता के कारण आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई होती है। अब उत्पादन भिन्न है ना, जैसे क्या है इसको समझिएगा पहले कि अब उत्पादन में कैसे भिन्नता है। तो देखिए, प्रति हेक्टेयर, समझिए यहाँ पे, प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन पंजाब में होता है कुछ और, प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन बिहार में होता है कुछ और। इस प्रकार से उत्पादन में भिन्नता हुई ना, पहला। अब आप लोग क्या लिखिएगा? दूसरा लिखिएगा, पूरे देश की आय भिन्न भिन्न है, जिसके कारण एक ही आय को दो स्थानों पर अंकित करना संभव हो जाता है। अब तीसरा लिखिएगा, बाजार मूल्य का लगातार बदलते रहना। अब आगे क्वेश्चन लिखिएगा, राष्ट्रीय आय की गणना की कौन कौन सी विधियां हैं? राष्ट्रीय आय की गणना की कौन कौन सी विधियां हैं? राष्ट्रीय आय की गणना की कौन कौन सी विधियां हैं? इसमें लिखिएगा, पहला आय गणना विधि, आय गणना विधि लिख करके डैश दीजिएगा। लिखिएगा,
आय के आधार पर गणना की जाने वाली विधि आय के आधार पर गणना की जाने वाली विधि आय गणना विधि कहलाती है। अगला दूसरा, ये सब आप लोग समझ ही रहे होंगे। आय के आधार पर मतलब उत्पादन गणना विधि। उत्पादन गणना विधि, इसका लिखिएगा, विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन के योग्य के आधार पर की जाने वाली गणना उत्पादन गणना विधि कहलाता है। अगला लिखिएगा, मूल्य गणना विधि। मूल्य गणना विधि, इसका लिखिएगा, उत्पादित की गई वस्तुओं के मूल्य के आधार पर राष्ट्र की आय की गणना करना मूल्य गणना विधि कहलाता है। अगला लिखिएगा, व्यावसायिक गणना विधि। व्यावसायिक गणना विधि लिखिएगा, विभिन्न उद्योगों तथा व्यवसायों के संरचना के आधार पर विभिन्न उद्योगों तथा व्यवसायों के संरचना के आधार पर की गई गणना व्यावसायिक गणना विधि कहलाता है। एक और है आपका व्यय गणना विधि। व्यय गणना विधि लिखिएगा, प्रति व्यक्ति व्यय के आधार पर की जाने वाली गणना व्यय गणना विधि कहलाता है। आगे लिखिएगा, आय का गरीबी के साथ संबंध। आय का गरीबी के साथ संबंध। आय का गरीबी के साथ संबंध।
लिखिएगा, किसी राष्ट्र के लिए प्रति व्यक्ति आय का होना, किसी राष्ट्र के लिए प्रति व्यक्ति आय का होना अनिवार्य है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से देश का विकास होता है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से क्या होता है? देश का विकास होता है। अगला क्वेश्चन है कि विकास में प्रति व्यक्ति आय पर टिप्पणी लिखें। विकास में प्रति व्यक्ति आय पर टिप्पणी लिखें। लिखिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन या लास्ट है इसका। देश के आर्थिक विकास से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से राष्ट्र की आय या राज्य की आय में वृद्धि होती है। जिसके परिणाम स्वरूप अर्थ व्यवस्था ऊंचे स्तर को प्राप्त करता है। अर्थव्यवस्था ऊंचे स्तर को प्राप्त करता है, जिससे आर्थिक विकास उत्पन्न होता है। आर्थिक विकास उत्पन्न होता है। रोजगार के अवसर में वृद्धि होता है। इस तरह विकास और प्रति व्यक्ति आय अर्थव्यवस्था में चक्र की तरह घूमते रहता है। देखिए, इस तरह से प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो विकास की क्रिया होगी, विकास की क्रिया होगी तो राष्ट्र भी विकास करेगा, राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगा, राष्ट्रीय आय जब बढ़ेगा तो आर्थिक विकास होगा, जब आर्थिक विकास होगा तो फिर प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रहा है विकास की क्रिया होगी, विकास की क्रिया होगी तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगा, राष्ट्रीय आय होगा तो आर्थिक विकास बढ़ेगा। इस तरह से एक चक्र के भांति है जो कि अर्थव्यवस्था में चलता है। अब इसके बाद आपका
इसके बाद आपका यह लॉन्ग क्वेश्चन इससे चैप्टर से कंप्लीट हो गए। अब देख लेंगे कुछ आपका शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म वाला कुछ पूछता है, जिसको देखेंगे। जैसे आप लोगों ने जीडीपी तो देख ही लिया, जीडीपी हो गया। आप लोग जीएनपी भी देख लिया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये भी हो गया। आपका एनएनपी, एनएनपी भी हो गया, नेट नेशनल प्रोडक्ट भी हो गया। आपका एक पीसीआई, जिसको कहा जाता है पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम, यह हो गया प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। और आपका हो गया एनएनआई, प्रति व्यक्ति आय भी देख ही लिए हैं, नेट नेशनल इनकम, नेट नेशनल इनकम, नेट नेशनल इनकम। आपका शुद्ध राष्ट्रीय आय, शुद्ध राष्ट्रीय आय। आपका सीएसओ देख लिया। आपका एक हो जाएगा एनआई, नेशनल इनकम। इससे ज्यादा नहीं, बाकी सब आपका जो भी है 1 2 3 4 5 6 7 ये सभी आपका शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म, इस तरह से इससे परीक्षा में पूछ सकते हैं। और इसको 2-3 बार यदि आप रीड कर दीजिएगा तो यह कोई चैप्टर बहुत टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। और आज के लिए इतना ही। आज थोड़ा ज़्यादा ही शोर शराबा हुआ है, हमें तो लग रहा था कि वीडियो बीच में ही छोड़ दें, लेकिन फिर भी कंप्लीट कर ही लिया। क्या होता है आप लोग रिप्लाई कीजिएगा, समझ में आया तो लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो दैट्स ऑल, थैंक यू।